नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय दोस्तों कोटा की बीए फर्स्ट ईयर की इतिहास की सेकंड बुक। और दोस्तों जिस बुक का नाम है राजस्थान का इतिहास, और दोस्तों इस बुक का कोड है दोस्तों, सब्जेक्ट कोड है वो है SI02। दोस्तों आज की इस वीडियो में अध्याय के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न और पाठ का सार नोट्स के अनुसार पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आप नए तो आपके अपने चैनल धुरी नए स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको वीएम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आए मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं SI02 राजस्थान का इतिहास बीए फर्स्ट ईयर के इतिहास की सेकंड बुक, और जिसमें इसमें कुल टोटल पार्ट दिए गए वो पार्ट है 18। और आज की इस वीडियो में प्रथम पार्ट और द्वितीय दोनों पार्टों का महत्वपूर्ण प्रश्न और पाठ का सार नोट्स के अनुसार अध्ययन करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम तीसरे अध्याय का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आज का अपना पहला अध्याय है राजस्थान इतिहास के स्रोत। जैसा कि आपके अध्याय के नाम से भी परिचित हैं, राजस्थान इतिहास के स्रोत यानी जिन स्रोतों से राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है तो उन्हें हम कहते हैं राजस्थान इतिहास के स्रोत। अब राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को इस पाठ में मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुरातात्विक सामग्री, दूसरी साहित्यिक सामग्री और तीसरी है पुरालेखित सामग्री। मोटे तौर पर राजस्थान के इतिहास को VMU की इस बुक में 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक सामग्री, साहित्यिक स्रोत और पुरालेखित सामग्री। अब इसमें पुरातात्विक स्रोतों को भी 5 भागों में बांटा गया है। शिलालेख जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे, उसके बाद ताम्रपत्र, उसके बाद सिक्के, उसके बाद स्मारक, उसके बाद चित्रकला। ये तो है पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद साहित्यिक स्रोत है 3 प्रकार के इस अध्याय में दिए गए: संस्कृत, राजस्थानी और फारसी भाषा में। संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य और फारसी साहित्य। और पुरालेखित सामग्री जो लिखित सामग्री प्राप्त होती है, चाहे वो संस्कृत भाषा में हो, चाहे वो राजस्थानी, चाहे वो फारसी भाषा में हो, वो भी आज की इस वीडियो में आगे अध्ययन करने वाले। तो आप सबसे पहले मोटे तौर पर ये याद रखें कि राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को इस अध्याय में 3 भागों में बांटा गया: पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेखित सामग्री। अब उसके बाद पुरातात्विक स्रोतों को 5 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, ताम्र पत्थर, सिक्के, स्मारक, चित्रकला। इससे ये फायदा होगा कि अगर आपका प्रश्न आएगा कि राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में पुरातात्विक स्रोतों को लिखिए, अगर आपको ये ऊपर वाले 5 याद है, शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, स्मारक, चित्रकला, ये 5 बिंदु याद है तो डिंबदात्मक प्रश्न, तो भी आप उस प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। कैसे? आपको लिखना है पहले शिलालेख, उसके बाद आप शिलालेख में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि शिलालेख पत्थर के इस प्रकार खोद कर बनाए जाते हैं। इस प्रकार आपको इंट्रोडक्शन 4-4 लाइन अंदर लिखोगे ना, तो भी आपको कॉपी चेक करने वाला ऊपर के जो हेडिंग देखकर आपका उत्तर पहचान लेगा और आराम से आपके पूरे में से पूरे नंबर देते। अब इसी प्रकार साहित्यिक स्रोत का प्रश्न है तो आप 3 भाषा प्रकार के साहित्यिक स्रोत इस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा वर्णन कर लो, तो भी ये आपका पाठ समझो बड़े वाले प्रश्नों की दृष्टि से कंप्लीट हो गया। फिर भी इस पाठ को आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पाठ की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। तो इस पाठ में प्रस्तावना से 2 ही बिंदु महत्वपूर्ण लिखे जो मैं आपको लिए लेकर आए। पहला है कि समूह से राजस्थान इतिहास लिखने का पहला कदम किसका है, तो मूण और नैन्सी का। और आधुनिक काल में सबसे पहले राजस्थान का इतिहास किसने लिखा, तो कर्नल जेम्स टोड। प्रस्तावना में अपने को 2 बंदे याद रखना, एक मूण और नैन्सी और एक कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड वो व्यक्ति है जिन्होंने आधुनिक काल में सबसे पहले राजस्थान का इतिहास लिखा, और मूण और नैन्सी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संपूर्ण राजस्थान का इतिहास लिखने का पहला कदम उठाया या सबसे पहले लिखा। अब इतिहास के स्रोत या राजस्थान के इतिहास स्रोत या भारत के इतिहास के स्रोत परिभाषा वही है, मैंने आपको पहले समझा दिया, फिर भी मैं समझा देता हूँ। जिन नानाविध साधनों या साक्ष्यों का अज्ञात अल्पज्ञात इतिहास को जानने और समझने के लिए प्रयोग किया जाता है वो इतिहास जानने के स्रोत या साधन कहलाते हैं। यानी जिन साधनों या साक्ष्यों या जिन साधन से हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में या किसी भी राज्य का इतिहास को जानने समझने के लिए प्रयोग किया जाता है जिन साधनों को, तो इतिहास जानने के स्रोत या साधन कहलाते हैं। इस प्रकार आपको साधन परिभाषा याद रखनी लेनी है समझने के लिए। बाकी परिभाषा कभी कभी पूछ ली जाती है लेकिन नहीं पूछा जाता ये इस प्रकार के प्रश्न। अब दोस्तों हमने पढ़ा था राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा, एक पुरातात्विक, एक साहित्यिक और एक दोस्तों पुरालेखित सामग्री। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत को। और पुरातात्विक स्रोतों को जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 5 प्रकार के, आपको सबसे पहले ये याद रखना है: शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, स्मारक, चित्रकला। ये आप रट ले 5 बिंदु, ये बिंदु आगे भी काम आने वाले प्रश्नों में। तो अब दोस्तों पुरातात्विक स्रोत, अब दोस्तों आप समझ गए होगी पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है। तो पुरातात्विक स्रोतों में दोस्तों आता है
खोजों और उत्खनन से निकलने मिलने वाली सामग्री। जैसे आप किसी सभ्यता का उत्खनन कर रहे हैं या आप कहीं सभ्यता की खोज हुई, वहाँ से जो स्रोत मिले हैं पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत दोस्तों एक तो शिलालेख आते हैं, ताम्रपत्र आ गए, सिक्के आ गए, ये सब पुरातात्विक स्रोत है। और दोस्तों अब प्रश्न बनता है यहाँ से छोटे वाले प्रश्नों में इम्पोर्टेंट प्रश्न ये याद रखना आप, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम कब और किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1871 में ACL कोलाइल ने राजस्थान में सर्वप्रथम सर्वेक्षण का कार्य और सर्वप्रथम किया था 1871 में ACL कोलाइल ने। ये आपको लाइन थोड़ी याद रखनी है। अब दोस्तों पुरातात्विक स्रोत का हम पहला पढ़ते हैं शिलालेख। अब शिलालेख की परिभाषा आपको याद रखनी, वो मैंने आपको किताब से हटकर थोड़ी आसान बताई है। किसी पत्थर या धातु पर उत्कीर्ण किए गए लेखन या पाटन सामग्री को शिलालेख कहते हैं। जैसे कोई पत्थर हो गया तो उस पर उत्कीर्ण करके यानी खोद करके लिख कर जो बनाई गई सामग्री होती है जो पढ़ने योग्य हैं, या कोई लेख लिख दिया एक पत्थर पर या भाटे पर, तो उस सामग्री को हम शिलालेख कहते हैं। अब शिलालेख में 4 बिंदु आपको याद रखना, आप 2 भी रख दो तो कोई बात नहीं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि तिथि युक्त और समसामयिक होना है, यानी शिलालेख के ऊपर तिथि लिखी होती है और समय अनुसार होता है। और शिलालेख में क्या मिलता था, इसमें वंशावली, तिथियां, विजयदान, उपाधियां और शासक के नियम, विशेष घटना का उत्कीर्ण करवाया जाता है। अब दोस्तों एक शिलालेख में आती है प्रशस्ति। तो आपको प्रशस्ति की हेडिंग याद रखनी, आपको मोटे तौर पर समझना। ये प्रश्न VM एग्जाम कई बार पूछा जा चुका है कि जिन शिलालेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा है, यानी जिस शिलालेख में किसी शासक की प्रशंसा की जाती है, उस शासक की वो प्रशस्ति कहलाती है या उसे प्रशस्ति कहते हैं। अब दोस्तों इस अध्याय में शिलालेख के भी 2 प्रकार बताएं। पुरातात्विक स्रोतों में शिलालेख हैं तो उस शिलालेख में 2 प्रकार के, एक संस्कृत भाषा के शिलालेख और एक फारसी भाषा के शिलालेख। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि संस्कृत भाषा के कौन कौन से शिलालेख है, और उनमें भी जो संस्कृत भाषा के 1-2 महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उनका भी आगे अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों संस्कृत भाषा का घोसुंडी शिलालेख, मानमुरी शिलालेख, और मानमुरी शिलालेख में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण का जानकारी मिलती है। बिजोलिया शिलालेख और सीरवे का शिलालेख, और भी शिलालेख है। नेक्स्ट है रणकपुर प्रशस्ति, इसमें प्रशंसा की गई प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति, आमेर का लेख, जगन्नाथ लेख और राज प्रशस्ति। इसमें राज प्रशस्ति में महाराणा राज सिंह की प्रशंसा की गई, और किसके द्वारा लिखी गई, तो ये रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई, और संस्कृत भाषा की प्रशस्ति है। अब हम पढ़ते हैं 4 महत्वपूर्ण शिलालेख। तो सबसे पहला शिलालेख दोस्तों घोसुंडी शिलालेख। ये शिलालेख कई शिलाखंडों में यानी कई टुकड़ों में टूटा हुआ मिला है, कई पत्थरों का टुकड़ों में टूटा हुआ मिला है। और कहाँ मिला, तो ये मिला है दोस्तों घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में, और इसके कुछ ही टुकड़े उपलब्ध मिले हैं, सभी टुकड़े उपलब्ध नहीं मिले। ये घोसुंडी शिलालेख में याद रखना, नगरी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होता है, घोसुंडी गाँव से। अब दोस्तों मानमुरी शिलालेख हैं। ये लेख चित्तौड़ के पास एक मानसरोवर झील है, उस झील के तट पर कर्नल जेम्स टोड को मिला है, और इस लेख में दोस्तों मानसरोवर झील के निर्माण की जानकारी मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब नेक्स्ट है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। ये शिलालेख सुवानों के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसके बाद दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति कहाँ लगी हुई, तो रणकपुर जैन मंदिर के परिसर में लगती है, और इसमें मेवाड़ के बप्पा रावल से कुंभा तक की वंशावली दी गई इस प्रशस्ति में, और इन बप्पा रावल इनसे संबंधित जो भी घटनाएं वो वर्णित की हैं रणकपुर प्रशस्ति में। कहाँ पर हैं, तो रणकपुर जैन मंदिर में स्थित है। अब दोस्तों शिलालेख के एक प्रकार पढ़ लिए संस्कृत के शिलालेख। अब दोस्तों पढ़ते हैं फारसी भाषा के शिलालेख, या जिससे फारसी शिलालेख भी कहा जाता है। अब दोस्तों फारसी शिलालेख है दोस्तों भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद फारसी भाषा में मिले। ये लेख कहाँ मिले, तो ये लेख दोस्तों मस्जिदों में मिले, या दरगाहों में मिले, या कब्रों में मिले, या सराव या ताबलाबी की घाटी पर पत्थरों पर उत्कीर्ण करके लगाए थे, और फारसी भाषा में लिखा गया। सबसे पुराना लेख पूछे तो अजमेर के 2.5 दिन की झोपड़ी की गुंबद की दीवार के पीछे लगा हुआ था। ये वही दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर वाला, जहाँ पर पहले एक संस्कृत पाठशाला थी।
तो फारसी शिलालेख बारे आपको साधारण भाषा में ये याद रखना है कि भारत में जब मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई तो उसके बाद ये शिलालेख मिले। ये शिलालेख कहाँ मिले? तो ये मस्जिदों, दरगाहों, कब्रों, सराय, तालाबों में मिले। और फारसी भाषा में लिखा गया सबसे पुराना लेख पूछे तो अजमेर के 2.5 दिन झोपड़े के गुंबद की दीवार पर लगा हुआ, गुंबद की दीवार के पीछे लगा हुआ है। अब दोस्तों हमने शिलालेख पढ़ दिया, पुरातात्विक स्रोत का पहला स्रोत। अब दूसरा स्रोत पढ़ते ताम्रपत्र। नाम से स्पष्ट है कि ताम्र पर लिखे गए जो लेख होते हैं उन्हें ताम्रपत्र कहे जाते हैं। प्राय राजा या ठिकानों के सामंतों द्वारा ताम्रपत्र दिए जाते थे। और ताम्रपत्र में क्या होता था? इनाम, दान, पुण्य, जागीर, अनुदानों को ताम्रपत्र पर खुदवा कर अनुदान प्राप्तकर्ता को दे दिया जाता। जैसे शिलालेख में क्या होता था? पत्थर पर जो उत्कीर्ण करवा कर कहीं सार्वजनिक स्थान पर निर्माण कार्य हो रहा था वहाँ उस स्थान पर लगा दिया जाता था। तो ताम्रपत्र ये किसी को दिया जाता है। जैसे कोई अच्छा कार्य करता है तो उन्हें दान के रूप में या पुण्य के रूप में, कोई दान करता तो उसे पुण्य के रूप में, कोई अच्छा काम करता तो उसे इनाम के रूप में ताम्रपत्र पर उस जो जमीन आजकल। अब नेक्स्ट दोस्तों हैं सिक्के। सिक्के दोस्तों किस किस के होते हैं? सोने, चांदी, तांबे, मिश्रित धातु के सिक्के मिले। सिक्कों को उस समय की राजनीतिक और धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी की स्थिति की जानकारी मिलती है। जैसे जहाँ सिक्का मिला जिस स्थान पर तो उस स्थान के सारों और जो भी धार्मिक सामाजिक स्थिति उस सिक्के के ऊपर जो चिन्ह अंकित है उससे पता चल जाता है यहाँ किसका शासन था। अब दोस्तों रैंड एट टोक, वहाँ की खुदाई से वहाँ से 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले। ये भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं। कौन से सिक्के? पंचमार्क सिक्के। कहाँ मिले? तो टोंक में रेड की खुदाई में। अब दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों का चौथा भाग है, चौथा प्रकार है और 5वां 2 प्रकार, ये 2 पढ़ लेते। अब स्मारक एवं मूर्तियाँ। राजस्थान के अनेक स्थलों में प्राप्त भवन, दुर्ग, स्तूप, मंदिर आदि दोस्तों तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जानकारी मिलती है। और प्राचीन दुर्ग के भवन राजस्थान में स्थान स्थान पर देखे जा सकते हैं। इनसे राजस्थान इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी राजस्थान में अनेक स्थलों में जो दुर्ग है, भवन है, मंदिर है, स्तूप है, उनसे दोस्तों वहाँ की उस समय की सामाजिक, धार्मिक स्थिति, इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन दुर्ग, भवन राजस्थान में स्थान स्थान पर मिलते हैं और इन्हीं से इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे स्मारक और मूर्तियाँ जो मंदिर में लगी होती है और स्मारक जो मंदिर के बाहर लिखा हुआ है किसी की यादगार में। अब दोस्तों नेक्स्ट है चित्रकला। राजस्थान के लोगों की चित्रकला में रुचि आदिकाल से रही, यानी बहुत पहले से रही है। ये शैल चित्र इसके उदाहरण हैं। अलग अलग राजदारों में चित्रकार अपने अपने तरीकों से चित्र बनाना शुरू किया तो विभिन्न शैलियों का विकास हुआ। उनमें से मुख्य मेवाड़ी, नाथद्वार शैली प्रमुख है। अब दोस्तों हमने क्या पढ़ा उसका सबसे पहले देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने पढ़ा है पुरातात्विक स्रोत है जिसमें शिलालेख पढ़ लिए 2 प्रकार के, संस्कृत भाषा के और फारसी भाषा के। ताम्रपत्र पढ़ लिए जो पुण्य, दान आदि को ताम्र पर खुदवा कर उत्कीर्ण करवा के दिए जाते थे। सिक्के पढ़ लिए, सिक्कों से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इतिहास की जानकारी मिलती। स्मारक पढ़ लिए, मंदिर पढ़ लिए, स्मारकों से राजस्थान में जगह जगह देखे जा सकते हैं जिनसे राजस्थान इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और चित्रकला के बारे में भी पढ़ लिया हमने। अब दोस्तों पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, उसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे पुरालेखिक स्रोत और उसके बाद इस प्रश्न के पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे बार VM एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। अब दोस्तों चलते हैं साहित्यिक स्रोत पर। अब दोस्तों साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया। जो महत्वपूर्ण है वही पाठ से लाइनें ली गई है, उन्हीं को लाइनों को साधारण भाषा के में बनाकर लिया है। अब दोस्तों साहित्यिक स्रोतों को बांटा गया 3 भागों में, इस अध्याय के अनुसार पढ़ रहे हैं। संस्कृत साहित्यिक स्रोत, राजस्थानी भाषा के साहित्य स्रोत और फारसी भाषा के साहित्यिक स्रोत। अब दोस्तों संस्कृत साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत साहित्य का दोस्तों बड़ा महत्व इस प्रकार लिखना है। और दोस्तों आपको 2 याद रखने हैं प्रमुख संस्कृत साहित्यिक स्रोत। तो कौन से? हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय, ये 2 महाकाव्य संस्कृत साहित्य के स्रोत के जिनसे हमें राजस्थान इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब दोस्तों राजस्थानी भाषा के साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोतों में दूसरा है राजस्थानी साहित्यिक स्रोत इतिहास विषयक राजस्थानी कृतियाँ गद्य पद्य दोनों भागों में मिलती है। सामान्य ये रचनाएं राजश्री में लिखी गई। यानी दोस्तों राजस्थानी साहित्यिक स्रोत में जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों भागों में लिखी गई और ये रचनाएं राजश्री में लिखी गई। जैसे राजश्री कैसे? जैसे मूणोत नैणश्री ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत की रचना जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के राज्यश्रय में की, यानी जसवंत सिंह के राज था उसके समय की थी और उसके श्रेय में की थी।
और जो दोस्तों मूणोदण्ड सिंह वो सिगरी देश का मूणोदण्ड सिंह जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह का विश्वास पात्र अधिकारी भी था। यानी राजस्थान इतिहास साहित्यिक स्रोतों में इतिहास विषयक जानकारी गद्य पद्य दोनों भागों में मिली। ये रचनाएं राजश्री में लिखी गई और मूणोदण्ड सिंह ने नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगना की रचना की। और वो किसके राजश्री में की? तो महाराणा जसवंत सिंह के, जोधपुर के महाराजा थे उनके से। अब दोस्तों राजस्थानी भाषा के कुछ प्रमुख साहित्यिक स्रोत कानड़देव प्रबंध, इसकी रचना किसने की? तो कवि पद्मनाथ ने। जालोर के शासक अक्कीराज के आश्रय में। और किस शताब्दी में? तो 15वीं शताब्दी में यह राज। अब दोस्तों राजजैत सिरसंद रचना की बीटे सूजन ने 16वीं शताब्दी में। और राजरूपक रचना किसने की? वीर बाण। ये थोड़ी आप रचना स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना, ये छोटे वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। ये जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समकालीन थे। अब दोस्तों राष्ट्र साहित्य, ये सभी जो राष्ट्र साहित्य ख्यात साहित्य है, ये सब दोस्तों राजस्थानी भाषा के साहित्यिक स्रोत हैं। अब राष्ट्र साहित्य क्या है? तो मध्यकाल में राजस्थानी विद्वानों ने राजाओं और राजघराने की प्रशंसा में काव्यों की रचना की। इस प्रकार के काव्यों में इतिहास की सामग्री उपलब्ध होती है और ऐसे काव्यों को राष्ट्र साहित्य कहा जाता है। जैसे संदरवर्दई का पृथ्वीराज रासो, जैसे दौलत विजय का खुमान रासो, ये राष्ट्र साहित्य है। यानी दोस्तों मध्यकाल में राजस्थानी विद्वानों ने राजाओं की प्रशंसा करने वास्ते जो काव्यों रचना की वो राष्ट्र साहित्य के। और इस प्रकार का काव्यों में इतिहास की सामग्री उपलब्ध है और ऐसे साहित्यों को राष्ट्र साहित्य कहा जाता है। अब ख्यात साहित्य, ये थोड़ा क्या है? ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया ऐसा साहित्य जो ख्याति या प्रसिद्धि को प्रतिपादित करे तो ख्यात साहित्य कहा जाता है। और जो 16वीं शताब्दी के आसपास लिखा जाना है। ख्यात साहित्य की आप पूरी भाषा थोड़ी याद रखनी, ये राजस्थानी भाषा में लिखा जाने वाला ऐसा साहित्य जो 16वीं शताब्दी के आसपास लिखा। और जो साहित्य ख्याति या प्रसिद्धि को जो प्रतिपादित करे या बताए तो ये ख्यात साहित्य कहलाता है। और अब दोस्तों याद रखो, आप राजस्थान की प्रसिद्ध ख्यात तो मूणोदण्ड सिंह ख्यात, दयालदास ख्यात, जैसलमेर ख्यात और बाकीदास ख्यात। अब दोस्तों इसमें भी एक मूणोदण्ड सिंह की ख्यात है, वो ख्यात थोड़ी महत्वपूर्ण है, वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको मूणोदण्ड सिंह के बारे में और नैण सिंह के ख्यात के बारे में याद रखना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि नैण सिंह जोधपुर के दीवान जयमल ज्येष्ठ का पुत्र तथा 17 वर्ष की आयु में राज्य से नियुक्त हुआ। यानी मूणोदण्ड सिंह वो महाराजा जसवंत सिंह के राज्यकाल में राज्यश्रेय कवि था और उनका विश्वास पात्र अधिकारी भी था। वो सिगरी देश दीवान बनकर जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के विश्वास अधिकारी बन गया। उन्होंने 1643 से स्वतंत्र रूप से लेकर विशेषताओं इकट्ठे प्राप्त किए। और नैण सिंह की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों नैणसी ख्यात और मारवाड़ी प्रगनारी विगत। आपको ये याद रखना है कि मारवाड़ प्रगनारी विगत तो ये किसने लिखी? तो ये मूणोदण्ड सिंह लिखी। और नैणसी ख्यात तो आपको जैसे नाम से पता है। अब दोस्तों फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य, तो दोस्तों मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन ऐतिहासिक विवरणों को क्रमबद्ध और सत्यापित करने के लिए और रिक्त स्थानों को भरने के लिए फारसी तवारीखों को महत्व दिया जाता। अब दोस्तों ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये हमने पढ़ ली। अब साहित्यिक स्रोत, अब दोस्तों क्या बसे? अब दोस्तों बसे हैं पुरालेखीय सामग्री। हमने दोस्तों पुरातात्विक स्रोत भी पढ़ लिए थे और साहित्यिक स्रोत भी पढ़ ली थी। अब दोस्तों पुरालेखीय सामग्री पढ़ेंगे, उसके बाद अध्याय पूरा हो जाएगा। अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ेंगे। अब दोस्तों चलते हैं पुरालेखीय सामग्री पर। राजस्थान के इतिहास को जानने के मूल स्रोतों में लेखबद्ध सामग्री का बड़ा महत्व है। वर्तमान काल से पूर्व काल में लिखवाए गए राज्य की, अर्ध राज्य की या लोकलिखित सामग्री या साधन पुरालेखित सामग्री, यानी जो लिखित सामग्री मिली है राजस्थान इतिहास को जानने के लिए, तो आप समझ लो उन्हीं को पुरालेखित सामग्री भी कहा जाता है। अब दोस्तों एक हेडिंग याद रखनी, पुरालेखागार किसे कहा जाता है? तो विशिष्ट प्रशासकीय सामग्री को जिस अधिकृत रूप से कार्यालय विशेष या पुरालेखागार की रक्षा में भावी संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाता है, वह पुरालेखागार कहलाता है। यानी कोई दोस्तों सरकारी सामग्री होती हैं, उसे कानून के रूप में या किसी अधिकृत रूप में कार्यालय या कई एक स्थान पर रक्षा के लिए और आगे सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है, उसे पुरालेखागार कहलाता है। अब दोस्तों प्रमुख पुरालेखीय सामग्री, तो दोस्तों उपयुक्त सामग्री प्राचीन रजवाड़ों के अनुसार या रूप से मानी जाती है। तो दोस्तों इसमें है जोधपुर रिकॉर्ड, बीकानेर रिकॉर्ड, मारवाड़ रिकॉर्ड, जयपुर रिकॉर्ड, कोटा, हड़ौती, उदयपुर रिकॉर्ड, मेवाड़ रिकॉर्ड, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जयपुर रिकॉर्ड। और दोस्तों जयपुर रिकॉर्ड के संबंध में V.S. भटनागर ने क्या कहा, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहा है कि भंडार, जो जयपुर रिकॉर्ड है, ये भंडार ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का एक विशाल खजाना।
ये था दोस्तों अपना प्रथम अध्याय। अब दोस्तों इस प्रश्न अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले आपको थोड़ा इतिहास को वापस रिपीट मार देते हैं कि राजस्थान इतिहास के स्रोत, जिन स्रोतों से राजस्थान इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है उसे राजस्थान इतिहास के स्रोत करता था। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेखिक सामग्री। अब दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों को 5 भागों में, साहित्यिक स्रोतों को 3 और पुरालेखिक सामग्री को रिकॉर्ड में बांटा गया। वो आप पढ़ते हो जो लिखित सामग्री मिली है राजस्थान इतिहास को जानने में, तो उसे आप पुरालेखिक सामग्री कह सकते थे। अब दोस्तों इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले। अब दोस्तों अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप भी जो आपको प्रश्न आता है वो आप मन में आराम से सोच लें। राजस्थान के इतिहास में सर्वप्रथम कार्य करने वाला ब्रिटिश इतिहासकार कौन था? तो कर्नल जेम्स टोड। अगर इसमें दोस्तों ब्रिटिश नहीं आता है तो इसमें सबसे पहले राजस्थान के इतिहास को जो बारे में जो जानकारी ली है या दोस्तों राजस्थान के इतिहास को लिखा है तो वो मूणोत नैणसी है, लेकिन इसमें पूछा गया है ब्रिटिश इतिहासकार, तो ब्रिटिश इतिहासकार में कर्नल जेम्स टोड ही आएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के सबसे प्राचीन जो सिक्के मिले वो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आठ सिक्के। पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम क्या है? तो चंद्रवर्धई। अब दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 14, असलदास खिसिरी वसनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो गागरोन का। गागरोन कहाँ है? झालावाड़। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 5वां, राजस्थान का अबुल फजल का किसे कहा जाता है? मूणोत नैणसी ने। अब दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि मूणोत नैणसी की ख्यात कौन सी? तो आपको इसका उत्तर लिखना है कि नैणसी ख्यात और मारवाड़ी प्रगनारी विगत की रचना मूणोत नैणसी ने की। और मूणोत नैणसी दोस्तों जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के राज्याश्रय में इन्होंने रचना की। अब दोस्तों कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित पुस्तक का या ग्रंथ का नाम बताओ? तो एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है, बिजोलिया शिलालेख से आपको क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें दोस्तों सुवानों को है वो वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया और सांबेर और अजमेर के सुवानो शासकों के लिए उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। वीर विनोद की रचना किसने की? तो कवि राजा श्यामल दास। अब दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, राजस्थान के इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों का क्या महत्व? ये अपने पहले प्रश्न पढ़ा भी हैं। तो दोस्तों राजस्थान इतिहास को लिखने में एक तो सिक्कों से बड़ी सहायता मिलती है। अगर आप जैसे राजस्थान के इतिहास को लिख रहे हैं तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप सिक्कों से भी प्राप्त करोगे। इस प्रकार आप ये बिंदु लिख सकते हैं कि राजस्थान इतिहास को लिखने में सिक्कों बड़ी सहायता मिलती है। सिक्के सोने चांदी मिश्री धातु के भी बने होते थे और सिक्कों से राजनीतिक जो धार्मिक आर्थिक जानकारी मिलती थी और भौतिक जीवन पर उल्लेखनीय प्रकाश पड़ता है। और इनके प्राप्ति स्थल से काफ़ी सीमा तक राज्यों के विस्तार का भी ज्ञान होता है, यानी जहाँ से सिक्का मिलता तो उससे संबंधित उस लोके से संबंधित जो भी राज्यों की वो जानकारी मिलती थी। अब दोस्तों ये थे प्रथम अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद हम दोस्तों द्वितीय अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा पार्ट है तो उस पार्ट को भी हम क्रमवार अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो हमने पहले पार्ट का अध्ययन किया है। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो मिलने वाला वो दूसरे पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों का मिलते वाला। अगर दोस्तों आप नए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरा अध्याय आने से पहले आप सभी को धन्यवाद।